वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ध्यान से वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, सेशन में आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले से। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद आप कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके भी। ओके, फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के बारे में आज की वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित लेक्चर होगा। न्यू मॉडल पेपर 2021 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे आपसे। जैसा कि आपको पता होगा, पेपर 1 से संबंधित हमने जो है प्रश्न और आंसर को, मतलब कि क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर दिया है। उसकी लाइव क्लास हो गई थी तो उसको आप लोगों ने देखा, काफ़ी प्यार दुलार मिला। इसी प्रकार से इस वीडियो पर भी आशा है मेरी नए पैटर्न पर आधारित सारे मुद्दे होंगे आपके। शुक्ला सर यानी कि शिवम शुक्ला मेरा ही नाम है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक प्रकार साझा वीडियो या होगा आपके सामने। और पेपर 2 से संबंधित यह लेक्चर है। ठीक, पेपर 2 में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड करा है। बहुत ढूंढने के बाद में सारे के सारे प्रश्नों को मैं इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ये वन लाइनर प्रश्न हो गए। वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन हैं, इनके से एग्जाम से मैं आपसे चाहे लिखित वालों हूँ तो आप भी यहाँ से जानकारी प्राप्त करके लिख सकते हैं आप अपने पेपर में जा करके। और आखिरकार जो है आप अपने पेपर में जब भी इन तथ्यों को, इन जो है कॉन्सेप्ट को अपने पेपर में लिखने का प्रयास करेंगे तो एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होगा और अच्छे से अच्छे नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक, तो आदर्श पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मैंने 62 नंबर से प्रश्नों को कतार आपके सामने प्रस्तुत करी है। इससे पहले के प्रश्न थोड़े बड़े बड़े थे तो उनको मैं जल्दी करवाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर आप छोटे छोटे प्रश्नों को, अर्थात ऑब्जेक्टिव वालों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव वालों से बहुत प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड करवाया ताकि ऑब्जेक्टिव वाले लगातार मेरे पे जो है इसमें कर रहे थे कि सर जल्दी से वीडियो लाने का प्रयास करें। ठीक, तो इसी श्रृंखला में आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो गुड इवनिंग भाई, ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम नमस्ते। ओके, चलिए स्वागत है आप सभी का। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के अंतर्गत। हम पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। 62 नंबर देखने का प्रयास करें। 62 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आदर्शवाद, क्या आदर्शवाद को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? आदर्शवाद को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो आदर्शवाद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म जो होता है आदर्शवाद का क्या है? अंग्रेजी रूप है। आइडियलिज्म जो होता है या आदर्शवाद का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आइडियलिज्म एक प्रकार से एक रूप होता है। आइडियलिज्म, आइडल समझते हैं आप? आइडल, आइडल आपने देखा होगा, आदर्शवादी दार्शनिक होते। जैसे प्लेटो जो है वह आदर्शवादी दार्शनिक है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि आदर्शवादी दार्शनिक कौन है, तो कौन है भैया? तो प्लेटो महोदय आदर्शवादी दार्शनिक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, कौन है? आदर्शवादी दार्शनिक हैं। गांधी जी कैसे हैं? आदर्शवादी हैं। भगवान राम कैसे हैं? आदर्शवादी हैं। क्योंकि मतलब आदर्शवाद, मतलब उनको देखें, मतलब आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं है वह, उनको हम लोग आदर्श बनाते हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगर उनकी विचारधाराओं को ग्रहण करके चलते हैं तो ऐसे में आदर्शवादी विचारधारा पर चल रहे हैं हम। ठीक, ध्यान रखेंगे बात। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सत्य वही है जो उपयोगी है, वही सत्य है जो प्रयोजन के लिए की सिद्धि करे, संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का फल होता है। ये सारी चीज़ें प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बताऊंगा। तो ऐसे एग्जाम से आपसे पूछेगा प्रश्न कि आइडियलिज्म जो है, आदर्शवाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो आइडियलिज्म कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आइडियलिज्म यहाँ पर पढ़ेंगे। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, तो आइडियल मतलब होता है आदर्श और लिज्म मतलब होता है वाद। ठीक, 63 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। शाब्दिक अर्थ में इसे क्या कहा जाता है? शाब्दिक अर्थ में इसे क्या कहा जाता है? तो शाब्दिक अर्थ में इसे हम क्या कहते हैं? विचारधारा कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में इसे हम क्या कहते हैं? विचारधारा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आगे देखते हैं। आदर्शवाद को हम क्या कहते हैं? विचारधारा कहते हैं शाब्दिक अर्थ में। आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद के जनक कौन है भैया? तो आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो महोदय। कौन है? प्लेटो महोदय। हमने आपसे बताया था प्लेटो महोदय क्या है? आदर्शवाद के जनक हैं। ध्यान रखेंगे, प्लेटो जो विद्वान है यह पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं। और प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्लेटो का जन्म आपसे एग्जाम से भी जरूर पूछेगा। तो प्लेटो का जन्म आपके हुआ था एथेंस में। कहाँ पर हुआ था? एथेंस नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व या फिर 429 ईसा पूर्व, दोनों में मतभेद है। 427 ईसा पूर्व या फिर 429 ईसा पूर्व में महान जो है आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो कि एथेंस से थे, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे। ध्यान रखेंगे।
प्लेटो जो है एक प्रकार से बुद्धिमान में एक प्रकार से नंबर 1 पर श्रेणी में आते थे। एथेंस में एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा फेमस होते थे। और ध्यान रखेंगे, और लगभग जो है 20 वर्ष की आयु के लगभग जो है यह सुकरात जो नामक थे, सोक्रेटिस जिसको कहा जाता है, उनके शिष्य बन गए थे। सोक्रेटिस अर्थात आपको एग्जाम से पूछेगा कि प्लेटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात जो थे, यानी सुकरात जिसको हम लोग कहते हैं सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस जो थे वह प्लेटो के कौन थे, गुरु थे। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा प्लेटो के गुरु का क्या नाम है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सुकरात उनके गुरु का नाम है। आपसे पूछे कि जो है एक प्रकार से जो है अरस्तु कौन है, तो अरस्तु कौन है, सुकरात के गुरु हैं। ध्यान रखेंगे, इतनी बात क्लियर हुई। तो प्लेटे एक प्रकार से अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। तो जब सुकरात जो थे वह एक प्रकार से 60 वर्ष से ऊपर थे, तब यह जो है एक प्रकार से शिष्य बने थे, और 10 वर्ष तक जो है लगभग इन्होंने शिक्षा ग्रहण करवाई थी। कौन, सुकरात ने, किसको, प्लेटो को। ध्यान रखेंगे, तो संसार के लिए प्लेटो की एक प्रकार से बहुत एक नई देन है आदर्शवाद की विचारधारा। ध्यान रखेंगे एक प्रकार से ये सारी चीज़ें। तो ये आदर्शवाद की विचारधारा से प्रेरित एक प्रकार से द लाज, द रिपब्लिक, इनकी 2 रचनाएं हैं। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा द लाज किसकी रचना है, तो प्लेटो की रचना है। द रिपब्लिक किसकी रचना है, तो प्लेटो की ही रचना है। ध्यान रखेंगे किसकी है, प्लेटो की ही रचना है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड क्या होता है। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड क्या है, विचारजन्य है। क्या है, विचारजन्य, मतलब कि विचार करना चाहिए इस पर। तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड विचारजन्य है। आपसे एग्जाम से पूछेगा, आप बता दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बोलो। अगला प्रश्न आपके सामने है भौतिक, क्या प्रश्न आपके सामने है, भौतिक जगत का क्या, कि भौतिक जगत का निर्माण कैसे होता है। भौतिक जगत का निर्माण कैसे होता है, तो भौतिक जगत का निर्माण जो होता है विचारों के जगत से बनता है। किससे बनता है, विचारों के जगत से भौतिक जगत का निर्माण होता है। किससे, विचारों के जगत से भौतिक जगत का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, आदर्शवाद ने किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना है। आदर्शवाद ने किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना है, तो विचारजन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। विचारजन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा आदर्शवाद का मानना है। क्या, विचारजन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है, यही आदर्शवाद होता है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड विचारजन्य है। यह बात किसके अनुसार बताई जाती है, ब्रह्मांड के विचारजन्य है। आदर्शवाद की अंतर्गत यह बातें बताई जाती हैं। ठीक, आदर्शवाद, आपसे पूछे आदर्शवाद मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या मानता है, तो आदर्शवाद जो है मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या मानता है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, आत्म अनुभूति होता है। आत्म अनुभूति जो होता है यह क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आदर्शवाद की अंतिम उद्देश्य होती है। क्या, आत्म अनुभूति जो होती है आदर्शवाद की अंतिम उद्देश्य होती है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रकृतिवादी, क्या दिया है अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकृतिवादी बीजारोपण किसने किया। प्रकृतिरोपी बीजारोपण किसने किया, मतलब प्रकृतिवादी दर्शन का बीजारोपण, मतलब कि प्रकृतिवाद जो दर्शन है उसका बीज रोपण किसने किया, मतलब इसका शुरुआत किसने किया, प्रकृतिवाद का शुरुआत किसने किया भैया, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। सभी लोग फटाफट से वीडियो को बताएंगे। और ध्यान रखेंगे आदर्शवादी के गुण और दोष बहुत सारे, जैसे कि बात करें गुण की आदर्शवाद के, तो आदर्शवाद जो होता है आदर्शवाद व्यक्ति में अच्छे चरित्र को विकसित करना होता है। साथ ही साथ यह अपना लक्ष्य भी यही समझता है कि हम अच्छे चरित्र का विकसित करें। साथ ही साथ संसार में चरित्रवान व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है, ऐसा मानता है आदर्शवाद। और दूसरा बात यह है, उसकी गुण क्या होता है कि आदर्शवाद जो होता है शिक्षा को विस्तृत दृष्टि से देख करके इसके लक्ष्यों को विस्तृत बनाना चाहता है। यह भी एक प्रकार से गुण होता है आदर्शवाद का। वहीं तीसरा गुण होता है आदर्शवाद का कि आदर्शवाद में अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है, कि अनुशासन में आप रहें, इसमें विशेष बल दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, ऑब्जेक्टिव बोलो कि आदर्शवाद में अनुशासन पर बल दिया जाता है, बिल्कुल बल दिया जाता है। आदर्शवाद, अगला आदर्शवाद के गुण और भी हैं। इसे आदर्शवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करता है, आदर करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर कौन करता है, आदर्शवाद करता है। ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम से में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपके इसके दोष भी हैं आदर्शवाद के, कौन कौन से दोष हैं कि पाठ्यक्रम व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जबकि जो आदर्शवाद होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आदर्शवाद जो होता है आध्यात्मिक जीवन से आपका संबंध है। किससे संबंध है, या आदर्शवाद जो होता है आध्यात्मिक जीवन से संबंध रखने वाला पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। वहीं आदर्शवादी शिक्षा रटने पर बल देती है, जबकि रटा हुआ ज्ञान विस्तृत नहीं होता है, इसीलिए समझने पर बल देना ही क्या होता है, अच्छा शिक्षण होता है। बालक के विचार और तर्क शक्ति का विकास आदर्शवादी शिक्षा से नहीं आ पाता। वहीं और बात की जाए इनके विचारों की एक प्रकार से दोष के बारे में, प्लेटो के
या आदर्शवाद के, तो आज की शिक्षा पर जो बल है बल केंद्रित होती है। आज की शिक्षा जो है बल केंद्रित पर है, इसीलिए शिक्षा में बालक को विशेष जो है महत्व दिया जाना चाहिए। और वहीं पर आदर्शवादी शिक्षा बालक को स्थान देती है और विद्यार्थी को गौण जो है स्थान दिया जाता है। यह ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा में इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। इस प्रकार से इसके बहुत सारे दोष भी हैं। किसी दिन चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर, आदर्शवाद वगैरह के बारे में। वैसे हमने कुछ बता भी दिया है, आपने जो है अगर नहीं पढ़ा तो उसको जा करके आप देख लीजिएगा, सारे मुद्दे वहाँ पर हमने क्लियर करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्रकृतिवादी दर्शन का बीजारोपण किसने किया। तो प्रकृतिवादी दर्शन का बीजारोपण किसने किया था? यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स ने। किसने किया था? यूनानी दार्शनिक थे कौन? डेमोक्रिट्स ने इसका जो है बीजारोपण किया था, मतलब शुरुआत की थी। किसका? प्रकृतिवादी विचारधारा का या प्रकृतिवादी दर्शन का। दर्शन क्या होता है? दर्शन एक प्रकार से विचार होते हैं, विचारों को हम दर्शन कहते हैं। कि प्लेटो के विचार हैं तो प्लेटो का दर्शन वही हो जाता है, तो विचारों को हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक। किसी मुद्दे पर आपने जो कुछ विचार दिया है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। और तमाम सारे विचार जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उन विचारों के पुंज को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं, ठीक। तो शिक्षा और विचार क्या हैं? शिक्षा और विचार अर्थात शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के संपूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, शिक्षा और एक प्रकार से दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, यह बात सत्य है असत्य है? तो बिल्कुल सत्य यह बात है, ठीक। ध्यान रखेंगे। एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बोलो कि डेमोक्रिट्स जो थे वह कहाँ के दार्शनिक थे? तो यूनान के दार्शनिक थे। आपसे एग्जाम से पूछे ऑब्जेक्टिव बोलो कि प्रकृतिवादी दर्शन का बीजारोपण किसने किया? तो डेमोक्रिट्स महोदय ने किया, ठीक। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 70 नंबर है। प्रकृतिवादी किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं? प्रकृतिवादी जो विचारक हैं वह किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं? तो वह अनुभवजन्य ज्ञान ही मानते हैं कि वास्तविक ज्ञान है। क्या? अनुभवजन्य, अर्थात उन्होंने जिस ज्ञान का अनुभव किया, हाँ किया चीज़ें अनुभव, उन्होंने फीलिंग किया उसके बारे में, तो उसको वह मानते हैं कौन? क्या मानते हैं? वास्तविक ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न आपके सामने, प्रकृतिवादी ब्रह्मांड के विषय में क्या कहते हैं? तो प्रकृतिवादी जो विचारक है वह ब्रह्मांड के विषय में क्या कहते हैं? कि ब्रह्मांड जो है एक प्राकृतिक रचना होती है। क्या होती है? ब्रह्मांड जो होती है एक प्राकृतिक रचना होती है। कौन मानते हैं इसको? कौन मानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रकृतिवादी जो है यह विचारक मानते हैं। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है कौन जो है ब्रह्मांड को एक प्राकृतिक रचना मानते हैं? तो प्राकृतिक रचना कौन मानते हैं? कौन मानते हैं भैया? प्रकृतिवादी मानते हैं। जबकि विचारजन्य कौन मानता है ब्रह्मांड को? तो आदर्शवादी मानते हैं, ठीक। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इनसे जरूर लगातार एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रकृतिवादी किस संसार को वास्तविक संसार मानते हैं? प्रकृतिवादी जो होते हैं वह किस संसार को वास्तविक संसार मानते हैं? तो भौतिक संसार को ही वह वास्तविक संसार मानते हैं। कौन? प्रकृतिवादी जो होते हैं भौतिक संसार को ही क्या मानते हैं? वास्तविक संसार मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 73 नंबर। प्रयोजनवाद किस आचार संहिता का निर्माण करता है? प्रयोजनवाद किस आचार संहिता का निर्माण करता है? तो प्रयोजनवाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है? किस पूछा जा रहा है कि प्रयोजनवाद जो होता है, प्रयोजनवाद किस आचार संहिता का निर्माण करता है? तो प्रयोजनवाद जो होता है निश्चित आचार संहिता का पक्षधर नहीं होता है। क्या? निश्चित आचार संहिता का पक्षधर नहीं होता है। कौन? आचार संहिता का पक्षधर नहीं होता। कौन? एक प्रकार से निश्चित रूप से प्रयोजनवाद। ध्यान रखेंगे। प्रयोजनवाद के बहुत सारे सिद्धांत, जैसे कि प्रयोजनवाद के दर्शन की बात करें उनमें विचारों को कहा गया, प्रयोजनवाद में कहा गया है कि सत्य वही है जो कि उपयोगी होता है। यह प्रयोजनवाद की बातें हैं। वहीं प्रयोजनवाद कहता है कि वही सत्य होता है जो कि प्रयोजन की सिद्धि करता हो। जो आप कोई प्रयोजन करता हो उसकी सिद्धि करे वही प्रयोजनवाद होता है या वही सत्य होता है। वहीं तीसरी बात प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आती है, दर्शन के अंतर्गत, कि संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का क्या होता है? फल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों यह भी प्रयोजनवाद का एक प्रकार से बातें हैं। वेलकम, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते। सभी लोग वीडियो को लाइक करके और वीडियो को सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का क्या होता है? फल होता है। कौन मानता है? प्रयोजनवाद मानता है। वहीं भौतिक संसार ही सत्य होता है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं। यह बात भी प्रयोजनवाद मानता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है, यह कौन मानता है? यह प्रयोजनवाद मानता है। जबकि प्रकृतिवाद केवल यह मानता है, प्रकृतिवाद क्या मानता है? कि ब्रह्मांड एक क्या है? प्राकृतिक रचना होती है और भौतिक संसार ही वास्तविक संसार होता है। लेकिन
प्रकृतिवाद यह नहीं कहती है कि और कोई संसार नहीं है, जबकि प्रयोजनवाद यहाँ तक कहता है कि इसके अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है। ध्यान रखेंगे, भौतिक संसार ही सत्य होता है। प्रयोजनवाद के अंतर्गत ये बातें बताई गई। आत्मा एक क्या है, पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। साथ ही साथ परमात्मा जो होता है मानव की कल्पना मात्र होता है। यह बात भी प्रयोजनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आती है कि जो परमात्मा होता है, यानी जो ईश्वर है, वह मानव की एकमात्र क्या है, कल्पना है। वहीं प्रयोजनवाद यह भी मानता है कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। कौन मानता है, प्रयोजनवाद क्या मानता है, मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो ऑब्जेक्टिव वालों आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, निम्न में से किस जो है मतलब कि वाद का एक प्रकार से बात है, किस वाद में बताया गया, तो यह प्रयोजनवाद में बताया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे, मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत के अंतर्गत है। मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना होता है, यह भी प्रयोजनवाद के अंतर्गत ही आता है। इसके लिए मतलब प्रयोजनवाद में बताया गया कि प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक होता है, साथ ही साथ सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है, यह भी प्रयोजनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वहीं राज्य एक सामाजिक संस्था होती है, कौन कहता है, प्रयोजनवाद ही कहता है। यह बात आपको ध्यान रखेंगे, प्रयोजनवाद ही कहता है। ठीक, आपसे पूछे प्रयोजनवाद का मापदंड क्या होता है, तो प्रयोजनवाद का क्या मापदंड होता है, सत्य। ठीक, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि वह सिद्धांत जो समस्त विचार प्रक्रिया में सत्य की जांच करके व्यवहारिक परिणामों में करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रयोजनवाद कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, उसी को हम प्रयोजनवाद कहते हैं। ठीक, यदि व्यवहारिक परिणाम जो निकलता है वह संतोषजनक होता है तो विचार प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सत्य मान लेते हैं। ठीक, प्रयोजनवाद क्या होता है एक प्रकार से, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम पैरामोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरागमोटिज्म कहते हैं। तो पैरागोमेटिज्म इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ओके, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ा जाए। वैसे प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में किसने एक प्रकार से क्या क्या जन्म दिया, तो प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में अगर बात करें तो चार्ल्स बीयर्स महोदय ने दिया। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा सकता है। और उस समय काल था आपका 1837 से लगभग जो एक प्रकार से 1914 तक जीवित रहे। कौन, चार्ल्स बीयर्स, जो कि एक प्रकार से इन्होंने प्रयोजनवाद की आधुनिक दर्शन में एक प्रकार से क्या किया है, उसको जन्म दिया। यह कहाँ के थे, चार्ल्स बीयर्स अमेरिका के थे। इनका जन्म 1837 में हुआ था, मृत्यु 1914 में हुई थी। प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में एक प्रकार से हमारे सामने लाते हैं, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें प्रयोजनवाद के कार्य को किसने बढ़ाया, तो विलियम जेम्स ने इसे आगे बढ़ाया। प्रयोजनवाद का सबसे महान प्रतिपादक कौन है भैया, तो प्रयोजनवाद का सबसे महान प्रतिपादक आपसे पूछा जाए तो कौन है, जॉन डीबी है। कौन है, जॉन डीबी है। कौन है, जॉन डीबी। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्रयोजनवाद का सबसे महान प्रतिपादक कौन है, तो जॉन ड्यूबी है। कौन है, जॉन ड्यूबी है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको बता दी, यहाँ से प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं। अगला आपके एग्जाम्स में प्रश्न कि प्रयोजनवाद के अनुसार आत्मा क्या होती है, तो आत्मा एक क्या है, पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व होता है। पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व होता है प्रयोजनवाद के अनुसार आत्मा। जबकि गीता में आत्मा के बारे में क्या बताया गया है, तो गीता में आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। ना तो आत्मा को हम क्या कर सकते हैं, वायु के द्वारा उड़ा सकते हैं, ना तो हम इसको एक प्रकार से मतलब वायु के द्वारा सुखा सकते हैं, ना जल में डुबो सकते हैं, ना तो भिगो सकते हैं, ना शस्त्रों के द्वारा इसको हम काटा जाता है, मतलब कि शस्त्रों के द्वारा हम आत्मा को काट वगैरह सकते हैं, आत्मा को हम मार नहीं सकते हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, ना तो इसको हम जो है अग्नि के द्वारा जला सकते हैं आत्मा को। मतलब कि इसको लेकर के गीता में एक श्लोक भी प्रचलित है कि नैनम छिदन शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न सुसेत मारता। सारी बातें, नैनम मतलब होता है आत्मा, नैनम छिदंत शस्त्राणि, नैन जो होता है आत्मा उसकी मतलब होता है छिदंत शस्त्राणि, ना तो इसको शस्त्रों के द्वारा भेदा जा सकता है, किसको, नैन को, यानी आत्मा को। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना तो आत्मा को हम दहति मतलब होता है जलाना, पावका मतलब होता है आग से, ना तो हम इसको आग के द्वारा जला सकते हैं। न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषित मारता, ना तो जल में भिगोया जा सकता है, डुबोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया और उड़ाया जा सकता है। यह बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो लेकिन आप प्रयोजनवाद के अनुसार आत्मा क्या होता है, एक एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थजन्य मतलब कि पदार्थ होता है एक प्रकार से, कौन, आत्मा, और साथ ही साथ क्या होता है, क्रियाशील होता है, मतलब कि वो कार्य वगैरह करता है, मोशन वगैरह करता रहता है। अगला प्रश्न है, परमात्मा के प्रति प्रयोजनवाद का क्या विचार है। परमात्मा के प्रति
मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा के प्रति प्रयोजनवाद का क्या विचार है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जाए तो परमात्मा मानव की क्या है, कल्पना मात्र होता है। हमने आपको पहले ही सारी बातें बता दी। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो प्रयोजनवाद जो होता है किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य का क्या होता है, पक्षधर नहीं होता है कि पहले से ही हम क्या करें, कोई चीज़ पूर्व निर्धारित कर लें उद्देश्य। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, प्रयोजनवाद किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य का पक्षधर नहीं होता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि कौन वाद जो है किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य का पक्षधर नहीं होता है, तो प्रयोजनवाद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रयोजनवाद किस शिक्षण विधि को महत्व देता है। प्रयोजनवाद किस शिक्षण विधि को महत्व देता है, बताने का प्रयास करें। प्रयोजनवाद किस शिक्षण विधि को महत्व देता है, तो जॉन डीबी ने प्रयोग विधि का समर्थन किया है। क्योंकि जॉन डीबी जो थे सबसे महान एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सबसे महान एक प्रकार से प्रतिपादक हैं जॉन डीबी किसके, प्रयोजनवाद के। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसीलिए जब भी जॉन डीबी कोई बात का समर्थन करेंगे उसका मतलब कि प्रयोजनवाद ही सीधा सीधा वह बातें बोल रहा है। तो प्रयोजनवाद की जो एक प्रकार से जो है वह शिक्षण विधि को, किस शिक्षण विधि को महत्व देता है, तो जॉन डीबी ने प्रयोग विधि का समर्थन किया है कि आप प्रयोग करें। प्रयोग मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को एक प्रकार शिक्षण विधि को महत्व दिया, प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक शिक्षण विधि को महत्व दिया किसने, जॉन डीबी महोदय ने। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा, एग्जाम से प्रश्न कि शिक्षण विधि को प्रयोग विधि मतलब किसने कहा है, प्रयोग विधि का समर्थन किसने किया, शिक्षण विधि को के महत्व को लेकर के, तो जॉन डीबी ने किया। या फिर आपसे पूछेगा प्रयोजनवाद किस शिक्षण विधि को महत्व देता है, तो आप बताएंगे कि शिक्षण विधि को महत्व देता, प्रयोग विधि को महत्व देता है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि जॉन डीबी ने शिक्षण विधि को किस विधि के रूप में महत्व दिया है, तो प्रयोग विधि के रूप में महत्व दिया है, समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 78 नंबर कि प्रयोजनवाद किस प्रकार के विद्यालय को मान्यता नहीं देता। प्रयोजनवाद किस प्रकार के विद्यालय को मान्यता नहीं देता, प्रयोजनवाद किस प्रकार के विद्यालय को मान्यता नहीं देता। चलिए, यह परंपरागत विद्यालयों को मान्यता नहीं देता कि परंपरागत रूप से जो विद्यालय चले आ रहे हैं उसी विद्यालय में हम फिर से पढ़ते रहें, ऐसी मान्यता नहीं देता कौन, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, अस्तित्व के लिए संघर्ष किस दर्शन का नारा है। अस्तित्व के लिए संघर्ष किस दर्शन का नारा होता है, तो यह प्रकृतिवादी दर्शन का नारा होता है। कि प्रकृतिवादी क्या होता है कि अस्तित्व जो था वही बना रहे, यानी अस्तित्व ही, अगर हमारा अस्तित्व होगा तभी हम रहेंगे, तभी हम संघर्ष करेंगे, अर्थात जब हम मिट जाएंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते थे। तो ऐसे में अस्तित्व के लिए संघर्ष यह नारा था किसका, प्रकृतिवादी विचारधारकों का। अगला प्रश्न आपके सामने 80 नंबर है कि प्रकृतिवाद किस दंड की हामी भरता है। प्रकृतिवाद किस दंड की हामी भरता है, प्रकृतिवाद जो है वह किस दंड की हामी भरता है, तो प्राकृतिक दंड की समर्थन करता है। कि प्रकृति जो होगी, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो आपको प्रकृति जो होगी वह दंड देगी। क्या देगी, प्रकृति आपको क्या करेगी, दंड देगी। ध्यान रखेंगे, कौन दंड देगा आपको, आपको प्रकृति जो होगी वह दंड देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। आपसे पूछे शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा क्या होती है। शिक्षा को जीवन प्रयत्न चलने, मतलब शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न चलने की प्रक्रिया होती है। किसने बताया, महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्योंकि पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है, शिक्षा मनुष्य के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समरूप या प्रगतिशील विकास जो है होता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो प्रकृतिवाद दंड का समर्थन करता है, कैसे, प्राकृतिक दंड का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मतलब प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा होता है। तो बालक जो होता है वह शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, प्रकृतिवादी विचारकों के द्वारा अगर माना जाए। प्रकृतिवादी विचारक मानते हैं कि जो बालक होता है वही शिक्षा का केंद्र होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकृतिवाद क्या होता है भैया। प्रकृतिवाद जो है एक प्रकार से जो है प्रकृतिकवाद जो होता है प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ से के अधीन करता है और साथ ही साथ और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। कौन, प्रकृतिवाद जो होता है। ऐसा किसने बताया, जेम्स वार्ड महोदय ने बताया है। प्रकृतिवाद जो है मेरे प्यारे दोस्तों उसके बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे कि सिद्धांत बताना चाहूँ जैसे प्रकृतिवाद के, तो ब्रह्मांड एक क्या है, प्राकृतिक रचना है। हमने आपको प्रयोजनवाद के सिद्धांत बता ही दिए थे। आप यहाँ पर आदर्शवाद के सिद्धांत आपको बता दूं और प्रकृतिवाद के सिद्धांत बता दूं, क्योंकि यहाँ के सिद्धांतों से लगातार एग्जाम से बहुत मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपने अगर प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद पढ़ लिया तो आधे ज़्यादा आपका पूरा का पूरा चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो प्रकृतिवाद की पहले आप मूल सिद्धांत को देख लीजिए। प्रकृतिवाद कहता है कि ब्रह्मांड क्या होता है, एक प्राकृतिक रचना होती है। क्या,
ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, किसने माना? प्रकृतिवाद ने माना। भौतिक संसार ही सत्य है, किसने माना? प्रकृतिवाद ने माना। और आगे कोई मतलब कि आध्यात्मिक संसार नहीं होता, या भी किसने कहा? कोई आध्यात्मिक संसार नहीं होता है, प्रकृतिवाद का ही मानना है, केवल भौतिक संसार ही सत्य होता है। वहीं तीसरा क्या मानते हैं प्रकृतिवादी? कि आत्मा क्या होती है? परमार्थजन्य चेतन तत्व होता है। वहीं चौथी चीज़ मानते हैं कि मनुष्य जो होता है संसार की सर्वोत्तम रचना मात्र होती है। वहीं आगे बात करें तो मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया होती है, या मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया होती है, या किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। ऐसे एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, कौन मानता है? प्रकृतिवाद मानता है। इसके लिए प्राकृतिक जीवन आवश्यक होता है। क्या इसके लिए प्राकृतिक जीवन जीना आवश्यक होता है? किस विचारधारा के अंतर्गत? प्रकृतिवाद के अंतर्गत। प्राकृतिक जीवन हेतु समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण आवश्यक होता है, अर्थात प्रकृति के अनुसार आपको परिवर्तन अपने आप को करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है एक प्रकार से समायोजन करें आप, और परिस्थितियों का एक प्रकार से नियंत्रण करें। जो परिस्थितियां हों उन पर नियंत्रण करने के लिए आप कार्य करें, यह प्रकृतिवाद मानता है। साथ ही साथ राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है, राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। ऐसा कौन सा विचार मानता? तो ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों कौन मानता है? आपका प्रकृतिवाद मानता है। वही आदर्शवाद के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो आदर्शवाद जो होता है आपका, उसके मूल सिद्धांत के अंतर्गत आपकी तमाम सारी चीज़ें आती हैं आदर्शवाद के अंतर्गत। जैसे कि जो आदर्शवाद होता है ब्रह्मांड विचार जन्य होता है। आदर्शवाद के अनुसार क्या? ब्रह्मांड विचार जन्य होता है। भौतिक जगत जो होता है वह कैसा होता है? क्षणभंगुर होता है, कभी भी यह नष्ट हो सकता है। ध्यान रखें, ब्रह्मांड विचार जन्य होता है, भौतिक जगत क्षणभंगुर होता है। ठीक। वहीं दूसरी बात कहता है आदर्शवाद कि भौतिक जगत विचार जगत का परिमाण होता है। वहीं तीसरी बात बताता है आदर्शवाद कि जो आत्मा होती है वह एक आध्यात्मिक तत्व होती है, और आत्मा जो होती है आध्यात्मिक तत्व होती है, पर आत्मा श्रेष्ठतम आत्मा होती है। क्या? आत्मा श्रेष्ठतम आत्मा होती है। अगला है यानी आत्मा परमात्मा का इन्होंने जो है एक प्रकार समझ बताया आदर्शवादियों ने। वहीं नेक्स्ट है आदर्शवाद के अनुसार यानी प्लेटो जो जिसके प्रतिपादक हैं उन्होंने कहा कि मानव जो होता है ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना होती है आदर्शवाद के अनुसार। अगली बात इसके अंतर्गत है कि मानव विकास भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर होता है, यह भी आदर्शवाद मानता है। वहीं यह भी आदर्शवाद मानता है मेरे प्यारे दोस्तों कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आत्मा अनुभूति होता है। हमने इसको बताया अभी आपको। वहीं आत्मा अनुभूति हेतु शाश्वत सत्य मूल्य आवश्यक होता है, कि शाश्वत सत्य जो है उसका मूल्य आप जो है रखें, यह आवश्यक होता है आत्मानुभूति के लिए। यह बात कौन मानता है? आदर्शवाद मानता है। वहीं जो है एक प्रकार शाश्वत मूल्यों हेतु नैतिक आचरण के लिए आवश्यक होता है, यह बात कौन मानता है? आदर्शवादी विचारक ही मानते हैं। और राज्य एक सर्वोत्तम सत्ता होती है, यह किस विचारक के अंतर्गत आता है? तो यह आदर्शवाद के अंतर्गत ही हम आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे सारी बातें। भौतिकवादी प्रकृतिवाद क्या होता है? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो इसको हम समझाएं किसी दिन आपको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 82 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक होता है। अगला, प्रकृतिवादी किस जीवन को सत्य मानते हैं? तो प्रकृतिवादी भौतिक जीवन को क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करिए। प्रयोजनवाद का क्या तात्पर्य है? प्रयोजनवाद का क्या तात्पर्य है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार वही सत्य है जो मानव के लिए उपयोगी होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार वही सत्य होता है जो मानव के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगा शब्द से हुई। किसके? प्रेगा शब्द से। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा प्रयोजनवाद की उत्पत्ति किस देश से हुई, मतलब कहाँ से हुई, किस भाषा से? तो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा किस शब्द से हुई? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे तो प्रेगा शब्द से हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 85 यानी 85 नंबर। प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें प्रतिपादक बात करें, इसके प्रतिपादक जो प्रकृतिवाद के हैं कौन है? अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स हैं प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक। लेकिन प्रकृतिवाद की विचारधारा के महान प्रवर्तक के बारे में बात की जाए तो जॉन ड्यूबी हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का मुख्य दर्शन क्या था? प्रकृतिवाद इनका मुख्य दर्शन था। तो रविन्द्रनाथ किसका समर्थन करते हैं? आपसे पूछेगा एग्जाम्स में कि रविन्द्रनाथ टैगोर निम्न में से किस जो है विचारधारा के समर्थक है? तो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या आदर्शवाद? तो किसके हैं? प्रकृतिवाद विचारधारा के प्रमुख एक प्रकार से कौन है? यह समर्थक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है, टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था भैया? तो इनको जो है गीतांजलि नामक रचना पर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जाम से प्रश्न पूछेगा गीतांजलि पुस्तक किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और ये जो है किस पुस्तक पर जो है टैगोर के जो है क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि पुस्तक पर मिला।
आगे बढ़ते हैं। क्या प्रमाण है कि टैगोर, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रमाण है कि टैगोर प्रमुख प्रकृतिवादी थे। तो प्रमुख प्रकृतिवादी का प्रमाण यह है कि उनका जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसी से एक प्रकार से हमको मिलता है। तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वह एक प्रकार से प्रकृतिवादी होने का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना के जन्मदाता कौन है। वर्धा शिक्षा योजना के जन्मदाता कौन है। महात्मा गांधी जी थे। कौन थे। महात्मा गांधी जी थे वर्धा शिक्षा योजना के जन्मदाता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर आपके सामने प्रश्न है कि महात्मा गांधी को क्या नाम है। महात्मा गांधी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो इस राष्ट्रपिता हैं अपने देश के। नोटों पर फोटो छपी होती है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है भैया। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें सभी लोगों। और एक प्रकार से वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी था। ओके, ध्यान रखेंगे, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने कानून की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। तो महात्मा गांधी जी ने कानून की परीक्षा जो उत्तीर्ण करी थी 10 जून 1891 ईस्वी को कानून की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का महत्वपूर्ण दर्शन क्या था। गांधी जी का महत्वपूर्ण दर्शन क्या था। तो अहिंसात्मक दर्शन इनका एक अलग दर्शन था और एक प्रकार से नॉन वायलेंस, या एक प्रकार से विश्व को एक बहुत बड़ी देन है गांधी जी की। इससे पहले ऐसा कोई दर्शन वगैरह नहीं था। तो आध्यात्मिक दर्शन, जो अहिंसात्मक दर्शन है, वह किसने दिया। महात्मा गांधी जी ने दिया। विश्व को एक प्रकार से अमूल्य निधि इन्होंने प्रदान करी है। नॉन वायलेंस मूवमेंट इसको कहा था, नॉन वायलेंस या फिलोसॉफी वगैरह बोल सकते हैं आप। ओके, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने दिया था। महात्मा गांधी जी ने दिया था यह प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव। आगे किसने कहा था, साक्षरता शिक्षा नहीं होती है। साक्षरता शिक्षा नहीं होती, यह कथन किसका है। साक्षरता शिक्षा नहीं होती है, महात्मा गांधी का यह कथन है, साक्षरता शिक्षा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, गांधी जी शिक्षा का क्या आधार मानते थे। तो गांधी जी धर्म को शिक्षा का आधार मानते थे, क्योंकि गांधी जी जब तक एक दातून किया करते तब तक एक गीता का एक जो है एक प्रकार से क्या पढ़ते थे, एक अध्याय पढ़ते थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्मः अनियन चिंतन पारुपासित सर्वघ्नोपशांत। इस प्रकार से वो पढ़ा करते थे। गीता जो है जो है प्रकार से जितने अध्याय होते थे, एक दातून मतलब जब सुबह उठते थे एक अध्याय वह दातून करते समय पढ़ लिया करते थे। तो ऐसे में गांधी जी पर एक प्रकार से जो धर्म का प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा, एक प्रकार शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। किसने माना, गांधी जी ने माना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, गांधी जी शिक्षा द्वारा जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या मानते थे। तो क्या मानते थे, था क्या किसने लिख दिया, थे। गांधी जी एक प्रकार सम्माननीय व्यक्ति हैं, कटो इसको। हाँ, तो गांधी जी ने शिक्षा द्वारा जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या माना था, सॉरी हाँ उन्होंने क्या माना था, सही है, सही लिखा है। ओके, कोई दिक्कत, हमने सोचा उनके प्रभाव गलत पड़ रहा है, हमने तो गलत ही उसको देख लिया था। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जितने लोग जुड़े। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो कभी भी अपने देश के साथ या अपने देश के कोई भी महान पुरुष हो, उनको कभी भी उनकी एक प्रकार से आपको बुराई नहीं करनी, ध्यान रखेंगे। जो उन्होंने किया, हो सकता है आप उस समय होते तो आप वह भी ना कर पाते जो उन्होंने किया। महात्मा गांधी जैसा कोई बताइए कोई और था, या फिर बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई अन्य देश में देखेंगे इस प्रकार से विश्व को एक प्रकार से अहिंसात्मक रूप से इस प्रकार से इतना प्रभाव डाला अंग्रेज़ों के ऊपर जिसका कोई जवाब नहीं। इतना जो है एक प्रकार से कोई इतना आंदोलन चलाया, किसने चलाया, सब गांधी जी ने चलाया। और आज गांधी जी को लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे बुरा कहते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं। वैसे गांधी जी एक प्रकार से कहीं थोड़ी बहुत गलती हुई गांधी जी से, लेकिन मतलब उतना गलती माने नहीं होती। अगर उन्होंने बहुत सारी अच्छाइयाँ करी तो कुछ गलती कर दी तो उसके लिए आप उसको मतलब कि एक प्रकार से गलत बोलोगे। अगर वो गलत होते तो नोटों पर उनकी फ़ोटो आज नहीं छपती। ओके, ध्यान रखेंगे बात। तो गांधी जी पर उंगली मत उठाइएगा कभी। तो देखेंगे गांधी जी ने शिक्षा द्वारा जीवन का मुख्य मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या माना था गांधी जी ने। तो उन्होंने क्या माना था, जीविकोपार्जन और मोक्ष को प्रमुख उद्देश्य माना था शिक्षा को लेकर के, कि जीविकोपार्जन के लिए भी शिक्षा जरूरी है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी शिक्षा जरूरी। चूँकि हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें 4 पुरुषार्थ होते हैं आपके, और उन 4 पुरुषार्थों में से मेरे प्यारे दोस्तों जो लास्ट वाला पुरुषार्थ होता है वह मोक्ष ही होता है। पहला पुरुषार्थ आपका कौन सा होता है, धर्म। दूसरा पुरुषार्थ कौन सा होता है, अर्थ, धर्म अर्थ। तीसरा कौन सा होता है, काम। और चौथा कौन सा होता है, मोक्ष। धर्म मतलब होता है धारण करना।
धर्म मतलब क्या होता है? धारण करना। या धर्म एक प्रकार से ऐसा कर्म होता है जो कि आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है। तो धर्म के अनुसार आप कर्म करते हैं। ध्यान रखें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या होता है? आपकी पुस्तक वगैरह में जो बातें लिखी उन पर आप चलें, उन्हीं रास्ते पर आप चलें, तो ये आपका क्या है? धर्म। और धर्म पर चलने के लिए आपको अर्थ यानी रुपए पैसे की कुछ आवश्यकता पड़ेगी। आप अगर धार्मिक चीज़ें करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको आवश्यक हो रही कि रुपए पैसे लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थात आप जीवित रहें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो अगर आप गरीब मर जाते हैं तो एक प्रकार सबसे बड़ा दोष आपको लगता है। आप गरीब पैदा हुए हैं, इसका मतलब कि आप गरीब पैदा होने के साथ साथ आपको एक प्रकार से भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, एक प्रकार से तमाम सारे जो है संभावनाएं प्रदान करी है प्रकृति ने, तो उसमें आप जाकर के अच्छे तरीके से अपना एक प्रकार से कार्य कर सकते हैं और कार्य करने के तदुपरांत आप पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे में आप धर्म के रास्ते पर चले, और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कुछ मतलब कि इकोनॉमिकल आपकी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, तो उसको अर्थ कहते हैं हम। और इन सभी के उपरांत धर्म के बताए गए रास्ते पर हम अर्थ के माध्यम से चलते हैं। और जब अर्थ के माध्यम से हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए हम क्या करते हैं? जो काम होता है, काम मतलब होता है जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेना। मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। इसी अनंत इच्छाओं को पूरा करना एक प्रकार से क्या होता है? आपका कार्य होता है। तो इसका कार्य अर्थ के माध्यम से होता है, धर्म के रास्ते पर बताए गए चलते हुए। तो धर्म के बताए मार्ग पर चलते हुए आप काम की पूर्ति कर लें, अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर लें अर्थ के माध्यम से। ये 3 फैक्ट जब आप पूरा कर लेते तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही बात महात्मा गांधी बता रहे हैं कि जो जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य होता है कौन? मोक्ष। यही लिए जीवन महात्मा गांधी बताते हैं कि अगर आप शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आप क्या करेंगे? अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। मतलब कि एक प्रकार से जो आपका जो तीनों पुरुषार्थ होता है, जो धर्म अर्थ काम, ये तीनों है, इसी को जीविकोपार्जन बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद में तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गांधी जी यह बात बताते हैं। 97 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 97 नंबर प्रश्न दिया है, 21 शिक्षाविद ने शिक्षा में हस्तकला कौशल को आधार माना है। किसने हस्तकला कौशल को आधार माना मेरे प्यारे दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा में जो है इसे आधार माना। किसने माना भैया? हस्तकला कौशल को आधार माना किसने? महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में माना। ओके, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिए कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था जो सिकंदर थे, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। ध्यान रखेंगे। और पहले कौन है आपके? सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। प्लेटो कौन है? आदर्शवाद के जनक हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद पर आज नाज होना चाहिए पूरे भारतीय समाज को। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद यानी स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या माना था या क्या माना है? तो उन्होंने क्या माना है? धर्म स्त्री शिक्षा का केंद्र बिंदु। धर्म और स्त्री, अब धर्म स्त्री शिक्षा का क्या है? केंद्र बिंदु किसने माना? स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना है? तो स्त्री शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना? धर्म को माना। किसने? स्वामी विवेकानंद ने माना है। अगला प्रश्न 1.25 नंबर आपके सामने दिया है। 1.25 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। आप सभी को दिखाई नहीं पड़ा होगा पूरा का पूरा उत्तर भी इसके सामने, तो इसको देखने का प्रयास करें मेरे पास। 1.25 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के किसी एक शिक्षण विधि का नाम बताइए। तो एकाग्रता विधि इनमें सर्वोत्तम है स्वामी विवेकानंद की। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से बहुत सारे प्रश्न और पूछेगा कि जो है रास के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रास के असर मतलब कि उनके अनुसार कैसा होना चाहिए? एक तो शारीरिक क्रियाओं हेतु और एक आध्यात्मिक क्रियाओं हेतु। उन्होंने बताया 2 प्रकार से। शारीरिक क्रियाओं में आप अपनी कला कौशल इन सभी को विकास कर सकते हैं, सारी रक्षा कर सकते हैं। और आध्यात्मिक में आप वैकल्पिक क्रियाएं, नैतिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं इत्यादि कर सकते हैं, ठीक। वहीं रामकृष्ण मिशन जो थी उसकी स्थापना किन कार्यों के लिए की गई थी? तो चिकित्सालयों की स्थापना करने के लिए, चिकित्सालय में सुविधा प्रदान करने के लिए, शिक्षालयों में एक प्रकार से स्थापना करना, एक प्रकार शिक्षा का प्रचार करना, मातृत्व सुरक्षा एवं कल्याण कार्य करना, जनसंपर्क कार्य करना, दलित उत्थान कार्य करना इत्यादि कार्य करना। आपसे पूछेगा मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था कि शिशु जो है, शिशु यानी छोटा बच्चा जो है, शिशु में शारीरिक एवं इंद्रिय शक्तियों का क्या हो? स्फुरण हो तथा उसका विकास हो। साथ ही साथ उन्होंने बताया मॉन्टेसरी मेरिया मॉन्टेसरी एक प्रकार से कौन है? PhD की हुई एक प्रकार से ऐसी मतलब विद्वान है या डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। और इन्होंने क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? मॉन्टेसरी एक प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से विचारधारा शिक्षा में प्रस्तुत करी है। और वह कहती हैं
शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के कि शिशु का सर्वांगीण विकास करना उनका शिक्षा का उद्देश्य है। परिस्थिति के जो है अनुरूप ढालने की योग्यता उत्पन्न करें बच्चे के अंदर, शिशु में व्यवहारिकता के गुण उत्पन्न करें, साथ ही साथ समस्याओं का दृढ़ता से सामना करने की एक प्रकार से शक्ति जागृत करें बच्चे के अंदर। या बताती हैं कौन? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ध्यान रखेंगे फ्रोबल के अनुसार शिक्षा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, या भी एग्जाम से में आपसे पूछ सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछ सकता है कि स्वामी जी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया, विवेकानंद जी ने। तो उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कि शारीरिक मतलब विकास का उद्देश्य हो, शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने माना है कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास व प्रतिभा जागरण उद्देश्य हो, प्रतिभा जागरण का उद्देश्य हो, या फिर जीविकोपार्जन के लिए उद्देश्य हो, या चरित्र निर्माण करना हो बच्चे का, ये सभी शिक्षा का उद्देश्य माना है किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ओके, ध्यान रखेंगे। गीजू भाई वही बाल विकास के लिए तमाम सारी बातें बताते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य समयक शारीरिक विकास होना चाहिए, बालक का उत्कृष्ट मानसिक विकास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं गीजी महोदय। कौन? गीजू महोदय। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूँ महर्षि के विभिन्न रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महर्षि की विभिन्न रचनाएं, दी मदर हो गया, तो आपसे पूछेगा दी ब्रेन ऑफ इंडिया। दी ब्रेन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो महर्षि द्वारा लिखी गई। दी यूनिटी ऑफ इंडियन रिलीजन, या फिर एसेज ऑफ गीता 2 खंडों में है, ये सब रचनाएं हैं। ऑन दी वेद, सावित्री, लास्ट ऑन योग, दी यूनिटी ऑफ इंडियन रिलीजन, दी ह्यूमन साइकिल, दी लाइफ डिवाइन, दी नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, ये सब किसने लिखा है? ये सब महर्षि की रचनाएं। किसकी है? महर्षि की रचनाएं हैं। तो एग्जाम से पूछेगा, आप बता दीजिएगा बड़े आसानी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए, तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।